थोड़ा ध्यान दीजिए भाई, बात करिएगा कि भारत में औद्योगिक विकास, बार बार मैं कहता हूँ कि भाई औद्योगिक विकास करना है तो पूंजीपतियों को आगे होना, औद्योगिक विकास करना है तो समाज को आगे आना है, औद्योगिक विकास को करना है तो फिर सरकार को आगे आना है। ये सारे एस्पेक्ट्स, ये सारे लोग जब आगे आएंगे तब भारत में किसी प्रकार का विकास या किसी भी देश में किसी प्रकार का विकास होगा। सरकार औद्योगिक विकास के लिए मैंने आपको बताया कि पूर्णतः कटिबद्ध है, निरंतर प्रयासरत है। उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे सभी मंत्रालय उद्योगों को विकास के लिए पूरी तरह प्रयासरत रहते हैं। इसके अलावा की अगर बात करिए तो भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो, चाहे वो लौह इस्पात यानी कि खनन मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, हर एक मंत्रालय इस तरह से पूरी तरह से लगा रहता है कि भारत में उद्योगों का विकास ढंग से हो पाए। अगर हम भारी उद्योग की बात करें तो HAL, भेल जैसी संस्थाएं भारत में कार्यरत है। पेट्रोलियम की बात करें तो ONGC, BPCL, HPCL जैसी संस्थाएं कार्यरत है। पेट्रोलियम और गैसेस के एक्सप्लोरेशन के लिए नेल्प जैसी पद्धतियां भारत में चल रही हैं। नेल्प शायद आप लोग ना जानते हो। नेल्प मतलब बनता है न्यू एक्सप्लोरिंग लाइसेंसिंग पॉलिसी। भारत में नई सरकार जब से ये गठित हुई है तो खनन के लाइसेंसिंग पर नई तरह की नीति लागू की, जिससे कि बाजार में उचित तरीके से खनन के लिए हम लाइसेंसिंग जारी कर पाए। उसी को नाम दिया गया नेल, न्यू एक्सप्लोरिंग लाइसेंसिंग पॉलिसीज। तो ये पेट्रोलियम और गैसेस, इन दोनों के उत्सर्जन के लिए, खनन के लिए जब हम किसी को लाइसेंसिंग करते हैं तो नेल्प द्वारा होता है। तो नेल्प 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कई प्रयास हो चुके हैं, कई सारे चल चुके हैं। जैसे नेल्प के द्वारा ही कृष्णा गोदावरी बेसिन में पेट्रोलियम और गैसेस की खोज के लिए अंबानी बंधुओं को लाइसेंस दिया गया था और वहां पर उनका एक्सप्लोरेशन आज भी जारी है। तो ये नेल्प होता है, यानी हर एक विधा से सरकार प्रयास कर रही है। इसी विधा में अगर हम बात करें तो सरकार की एक सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो है आधारभूत संरचनाओं का विकास, क्योंकि ये कार्य केवल और केवल सरकार करेगी। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक केंद्र और औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए केवल और केवल सरकार जिम्मेवार है और कोई नहीं। तो यहाँ पर अब एक नया डायमेंशन आपसे बात कभी करेंगे, औद्योगिक गलियारा, औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक केंद्र। इन उद्योगों के विकास में इनकी क्या भूमिका होती है, कैसे क्या होता है। तो भारत में भारत सरकार उद्योगों के विकास के लिए जो आधारभूत संरचना के विकास की बात करती है तो वो कॉरिडोर आज एक नया कॉन्सेप्ट है। सबसे नया कॉन्सेप्ट क्या है? कॉरिडोर। कि हम एक क्षेत्र का विकास करें और उसके सटे हुए क्षेत्रों में, उससे लगे हुए क्षेत्रों में हम उन आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करें। जैसे अगर हम कॉरिडोर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिफेंस कॉरिडोर, रक्षा गलियारा, नहीं सुना? क्या है बताइए जरा। रक्षा गलियारा क्या है? ये मैं देखिए, यहाँ अलीगढ़ है और यहाँ
अलीगढ़ से लेकर के चित्रकूट तक का ये एक एक्सप्रेस वे बना करके इसके दोनों ओर आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है कि इसके आसपास उद्योग लगाए गए। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? झांसी में। लखनऊ भी इसके अंतर्गत आता है और कानपुर भी इसके अंतर्गत आता है, रक्षा गलियारा। और इसी रक्षा गलियारा के तहत लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री लगाई गई और उसमें से अभी एक 15-20 दिन शायद हुआ, अभी 15 दिन शायद हुआ है, अभी वहां पर जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होकर के नया पहला यूनिट प्रोडक्शन बाद में। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ बनी या कहाँ बनाई जा रही है, या ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? तो क्या कहाँ लगा है? ये किसके तहत लगा हुआ है? डिफेंस कॉरिडोर। तो डिफेंस कॉरिडोर, इसी तरह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर, एक बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेसवे कि जो दिल्ली से लेकर के ये ऐसे होगा कि कहाँ तक है? मुंबई तक। ये रास्ता सीधा खंडवा मंडवा यहाँ पर ये जो है यहाँ सबसे होकर के जा रही है। तो दिल्ली से सीधे मुंबई लगभग 1300 किलोमीटर का लंबा ये एक्सप्रेस का कॉरिडोर है ये, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉरिडोर। तो ऐसे ही अमृतसर, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अलग अलग और भी कॉरिडोर हैं। तो उस क्षेत्र में कॉरिडोर का मतलब क्या बन रहा है कि उस पूरे क्षेत्र में सबसे पहला काम तो निर्बाध रूप से सड़क का निर्माण करना, जिससे वहां आने जाने की सुविधा हो। दूसरा, जहां पर जिस क्षेत्र में जैसे उद्योग का विकास कर रहा है उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना। तो ये ओवरऑल मिला के कहलाता है औद्योगिक गलियारा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहां से आएगा तो आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा। देखिएगा, औद्योगिक गलियारा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास है, जिसके अंतर्गत विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा का निर्माण करना, और उस क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी दशाएं प्रदान करना है। भाई, दो चीजें बात आ रही है कि हम यहाँ पर बुनियादी ढांचे का विकास करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। किस लिए डेवलप करें?
कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? विश्व स्तरीय, वर्ल्ड लेवल का, जिससे भाई आप लोग आज के 15-15 साल पहले की भी कुछ याददाश्त आपके लोगों के पास होगी। तब सड़कों की क्या स्थिति थी भारत में, और आज सड़कों की क्या स्थिति है भारत में, आपको बताना नहीं होगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक विजन और मिशन था कि भारत में निर्बाध रूप से कहीं से कि कोई जाए तो उसको कोई दिक्कत ना हो, पहले के सड़क में और अब के सड़क में आपको बहुत अंतर मिल रहा होगा। अब यहाँ ये मत कहिएगा कि हमारे गांव और मोहल्ले का सड़क नहीं बन पा रहा है, नहीं, तो कहीं पर समस्याएं अभी भी है, बहुत है। अभी गांव और मोहल्ले टाइप की, या शहरों में भी मोहल्ले टाइप में आप देखोगे तो सड़क। अब मेन बात है कि सरकार अगर बड़े सड़क पर निर्माण की कार्य लगी हुई है तो छोटी सड़क तो कहीं से छूटेगी। फंड तो एक ही पास है ना, ये पैसा चाहे इधर लगा दीजिए चाहे उधर लगा दीजिए। लेकिन आज अवसंरचना आपको नहीं मिल रही है, ऐसा है कि नहीं है? तो नई अवसंरचना मिल रही है आपको, नई बुनियादी ढांचा मिल रही है आपको। तो हम जब बात करेंगे तो ये विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना, और यहाँ पर जब हम औद्योगिक गलियारा की बात करते हैं तो एक प्रॉपर उसकी बात होती है। उसके लिए क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ताकि हम इंडस्ट्रियल डेवलप कर पाए, औद्योगिक विकास कर पाए। उद्योगों के विकास के लिए सबसे जरूरी होता है कि त्वरित सहायता मिलना चाहिए, त्वरित सुविधा चाहिए, फास्ट सर्विस चाहिए वहां पर। ये नहीं कि स्लो मोशन में चल रहा है। भाई एक हम लोग के समय था बचपन का कि जब यहाँ से लखनऊ जाने में 8 घंटे लगते थे, बस 8 घंटे की जर्नी होती थी अगर लखनऊ से बस्ती से लखनऊ जाना हो सोचते थे। आज क्या हो रहा है, कार में बैठिए 3 घंटे बाद लखनऊ, 3.5 घंटे में लखनऊ, क्योंकि ऐसी सड़क बन गई। सड़क बनी तभी तो चल रही ना। अब आप ऐसे देखिए, लखनऊ से आजमगढ़ जाना होता था तो 10-10 घंटे की जर्नी होती थी, क्योंकि वो सड़क घूम फिर करके जाती थी यहाँ से वहाँ तक। आज लखनऊ से आजमगढ़ जाना तो 3 घंटे भी समय नहीं लग रहा, तो 2.5 घंटे 2 घंटे समय लग रहा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, लखनऊ से आगरा जाना होता था तो सुबह से शाम लग जाता था 12 घंटे। आज कहा जाता है कि एक्सप्रेस वे ऐसा बना हुआ है कि उस एक्सप्रेस वे पे समय से पहले लोग पहुँच जाते हैं। लखनऊ से आगरा 300 किलोमीटर है, और यह है कि 3 घंटे से पहले नहीं आप जा सकते, उसको उतर सकते हो, तो 3 घंटे पहले लोग खड़े हो जाते हैं, जाके वहाँ खड़े रहते हैं। इसका मतलब बनता है कि सरकारों ने, अखिलेश जी ने वो सड़क बनवाई तभी तो हुआ, मायावती जी ने अमृत एक्सप्रेस में बनवाया तभी तो बना। तो आधारभूत संरचना का विकास, आज पूरी दुनिया में एक्सप्रेसवे उतने नहीं है जितना केवल उत्तर प्रदेश में नंबर्स में, क्योंकि दुनिया में एक्सप्रेसवे की बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट सबसे भारत में ही आया, और भारत में भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर एक सड़क शहर के भीतर से गुजरती है, और एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो शहर के भीतर नहीं जाती। यही एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट है, एक शहर से शुरू होगा और दूसरे शहर जाके खत्म होगा, बाकी कोई शहर होगा तो अगल बगल में होगा, उस शहर के बीचों बीच से नहीं जाएगी, तभी उसको आप एक्सप्रेसवे कहोगे। ऐसे ही औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका डेवलपमेंट ऐसा किया जा रहा है कि मेन रोड पर कोई भी इंडस्ट्री का या कुछ भी नहीं होगा, जिससे ये सड़क निर्बाध रूप से चले, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सरकार ही प्रदान करेगी, वो सुविधा आपको सरकार ही देगी। तो ये औद्योगिक गलियारा। ठीक, आगे देखिएगा, इसी में जो है क्या लिखा था लास्ट, जरा बता दीजिए। देखिएगा, औद्योगिक गलियारा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अंतर्गत 11 बड़ी
औद्योगिक गलियारा जुड़े हुए हैं। 11 बड़े औद्योगिक गलियारा जुड़े हुए हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लिखिएगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? DMIC। DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो लिखिएगा, यह औद्योगिक गलियारा सर इसी के अंतर्गत। हाँ, दिल्ली से मुंबई तक 1504 किलोमीटर लंबा है। 1504। जो दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट तक है। अरे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक है, एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट। अब आपसे जो मेन क्वेश्चन यहां बन रहा है, पहला क्वेश्चन तो मैंने लिखा दिया कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। दिल्ली से मुंबई तक है, जो तो आपको बात समझ में आ रही है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, कहां से किस बिंदु से लेकर किस बिंदु तक, क्योंकि दिल्ली बड़ा है, मुंबई बड़ा है, तो दिल्ली के दादरी से और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक। दूसरी क्वेश्चन में अब तीसरा क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने राज्यों से गुजरता है, कौन कौन से राज्यों से गुजरता है। तो लिखिएगा, यह कॉरिडोर 6 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 6 राज्यों से। कौन कौन से है भाई? उत्तर प्रदेश, दादरी तो उत्तर प्रदेश में है ना जी सर। अब लोग अगर लगाएंगे तो आप उत्तर प्रदेश नहीं लगाओगे आप, क्योंकि अगर जिसको ना पता होता तो कहेगा दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो उत्तर प्रदेश क्यों आएगा, लेकिन शुरुआत ही उसकी यहीं से है। तो पहला क्या लिखना है आपको? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, और आखिरी महाराष्ट्र। अब लाइन चेंज करके लिखेगा, यह परियोजना जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, यह विकसित किया गया है। सन कितना है सर? है? सन कितना है? सब नहीं, काफी दिनों से काम चल रहा है इस पर, अभी चल ही रहा काम इस पर। जो अभी इसका निर्माण क्रम जाके अगर आप इस पर से गुजरेंगे तो भी अब शायद कहीं कहीं पर टोल कटना चालू हुआ है। बाकी बहुत लंबा है, 1500 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है भाई। आप आगरा एक्सप्रेस से बात करिए 300 किलोमीटर है, पूर्वांचल की बात करिए तो भी आपको 400 से कम है, ये तो 1500 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर है।
आगे लिखिएगा। स्टार्ट कब से हुआ? ये नहीं आते यार। दूसरा लिखिएगा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। तीन राज्यों से गुजरता है, दो नहीं बल्कि तीन राज्य। चेन्नई बेंगलुरु जो औद्योगिक गलियारा है वो तीन राज्यों से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। चेन्नई और बेंगलुरु कहाँ है, आप लोग को पता कि नहीं पता? जी सर। देखिए ये है आपका यहाँ पर चेन्नई, तमिलनाडु। यहाँ पर ये तमिलनाडु में बिल्कुल यहाँ पर है चेन्नई, और ये है आपका बेंगलुरु। ये ऐसे गुजरता है, तो ये जो आपका इतना पार्ट नहीं आंध्र प्रदेश से गुजरता है, इसलिए इसमें यहाँ से गुजरता है, ठीक है ना। तो बेंगलुरु से चेन्नई, और दूसरा है अगला लिखिएगा, चेन्नई सॉरी बेंगलुरु बम्बई, बेंगलुरु बम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बेंगलुरु से लेकर बंबई तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चेन्नई बेंगलुरु जो आपका है वो भी जापान के ही सहयोग से है। फंडिंग कहाँ से उसकी? जापान से ही हो रही है। और जो बेंगलुरु मुंबई है, ठीक है ना, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र से गुजरती है, केवल दो ही राज्य हैं यहाँ पर, तीसरा राज्य नहीं है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और दूसरी बात है कि ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से है, कोलैबोरेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा आप लोग ग्रेट ब्रिटेन जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? सो योर हैंड होल्ड, केवल हाथ लगा के बताइए ग्रेट ब्रिटेन जानते हैं। बताइए क्या नाम आपका है? ग्रेट ब्रिटेन जानती है? नहीं, सुने हैं सर पर। आप लोग बताइए, ग्रेट ब्रिटेन का नाम नहीं सुना है? देखिए तीन कॉन्सेप्ट याद रखिए, इंग्लैंड, यूके और ग्रेट ब्रिटेन, ये तीन कॉन्सेप्ट। यहां पर आइए मैप में, ये है इंग्लैंड और ये है आयरलैंड, और यहीं पर है स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर बनता है यूके, और जब इसमें आयरलैंड हो जाता है तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। चार राज्यों को देश है। ठीक है ना। तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन, जब ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो पूरा ये देश उसको माना जाता है। तो बेंगलुरु मुंबई जो कॉरिडोर है उसके किसके सहयोग से है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। चलिए आगे लिखिए, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, अमृतसर से लेकर कोलकाता तक। तो अब कितने राज्यों से गुजरेगा जरा नोट करिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्तराखंड भी सम्मिलित है। उत्तराखंड भी? हाँ उत्तराखंड भी, उत्तराखंड होकर के ये गुजरता है। यदि अमृतसर से यहाँ से चल रहा है तो ऐसी ये आ रहा है, होकर के आ रहा है, ये हरियाणा होकर के ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से आप और फिर मुरादाबाद से नीचे आ जाता है। यही तो आपको ध्यान देना है, इसलिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है उतना लिखवा दे रहा हूँ, ताकि मैं, क्योंकि ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में बनते हैं। नॉर्मल होता तो क्वेश्चन बनते ही नहीं।
तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब अगला लिखिएगा, पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा। पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा। इसे ECIC कहते हैं। क्या कहते हैं? ECIC। क्या है जरा समझिएगा। ECIC, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा। जब यह गलियारा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विस्तृत है। अच्छा, कोई बताएगा कि भूगोल में इस पूर्वी तट को क्या नाम दिया जाता है? इस पूर्वी तट आपका है, इसे क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, कोरोमंडल। और कोई? मालाबार। ये जो आपका कोस्ट है, कोस्टल रीजन है, इसमें किसको क्या नाम दिया जाता है? आप बताइए। नहीं, आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में उनके अलग अलग नाम है, चाहे उनके पूर्वी तट की बात करिए चाहे पश्चिमी तट की बात करिए। अगर हम बात करते हैं ये वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ सुंदरबन का डेल्टा है। ये जो उड़ीसा है, ये उत्कल तट, जिसे आप उत्तरी सरकार भी कहते हो। ये जो आपका आंध्र प्रदेश है, इसे आप रॉयल सीमा कहते हो। ये जो आपका तमिलनाडु का है, इसे आप कोरोमंडल। तो अलग, यहाँ सुंदरबन, यहाँ उत्कल, यहाँ रायलसीमा, यहाँ कोरोमंडल। ऐसे यहाँ की बात करोगे तो ये आपका क्या है? कोंकण। ये आपका है कन्नड़, और ये है आपका मलाबार। अलग अलग है। तो जो पूर्वी गलियारा है, ये उत्कल से भी गुजरता है, ये रॉयल सीमा से भी गुजरता है, और ये कोरोमंडल से भी, और सुंदरबन के डेल्टा से भी गुजरता है। क्लियर हो गया? तो पूर्वी, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अगला लिखिएगा, उत्तर पूर्व म्यांमार औद्योगिक गलियारा, नॉर्थ ईस्ट म्यांमार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उत्तर पूर्व म्यांमार औद्योगिक गलियारा। यह जापान के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। आगे लिखिएगा,
रक्षा औद्योगिक गलियारा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यह उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से लेकर चित्रकूट के मध्य विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 6 नोड्स हैं, ये 6 केंद्र हैं। इसके अंतर्गत कुल 6 केंद्र हैं। ठीक है ना? कितने क्षेत्र केंद्र हैं? 6। डैश करके लिख लीजिए कौन कौन से हैं। अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट। इस गलियारे की शुरुआत 2018 में यूपी इन्वेस्ट समिट के दौरान किया है। यूपी इन्वेस्ट समिट। अब एक क्वेश्चन जरा और यहां पर याद रखिए। एक तो आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो यूपी में है, भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यही है, ठीक है ना। दूसरी बात आती है, एक और डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दूसरा डिफेंस कॉरिडोर किस राज्य में है? भारत का दूसरा डिफेंस कॉरिडोर। तो डैश करके या ब्रैकेट में करके नोट कर लीजिएगा, ऐसे ब्रैकेट में करके। भारत में दूसरा रक्षा गलियारा तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में। यह गलियारा 5 केंद्रों का विकास कर रहा है। जो तमिलनाडु का है उसमें 5 केंद्र हैं। नंबर 1 चेन्नई, नंबर 2 होसुर, होसुर भी एक। चेन्नई, होसुर, कोयम्बटूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली। एक जिले का नाम है और उसके शहर का नाम है त्रिची। तिरुचिरापल्ली जो जिला है उसके जो शहर का नाम हो क्या है? त्रिची। हालांकि उसको पुराना नाम तिरुचिरापल्ली वहाँ पर देते, लेकिन उसको त्रिची नया नाम दिया गया है। तो कभी अगर आपसे जानना हो तो 5 केंद्रों पर आप आधारित है। जैसे उत्तर प्रदेश का कॉरिडोर कितने पे है? 6। ये कितने पर है? 5। तो ये कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की गलियारे की हमने आपसे बात करी है। अब जब गलियारे की बात करिए तो इससे पहले आपका
औद्योगिक क्षेत्र होते थे उनका विकास किया जाता था, और इसके अलावा जो विकास हो रहा है वो है औद्योगिक केंद्रों की स्थापना। औद्योगिक केंद्रों की स्थापना, कौन सा औद्योगिक केंद्र, इंडस्ट्रियल सेंटर्स किसके लिए चर्चा? यूपीटीसीएस में या और छोटे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे लगातार होते हैं कि हम औद्योगिक केंद्रों को जानें। तो कुछ प्रमुख क्षेत्र है, कुछ प्रमुख रीजन्स है जो कुछ खास इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए चर्चित है, और वो सब एक सामान्य से क्वेश्चंस है, कुछ की चर्चा हम आपसे कर दे रहे हैं। ठीक, जैसे एक किनारे से शुरू करते हैं ऊपर से, लद्दाख रीजन में आपको, तो लद्दाख रीजन में परंपरागत उद्योग में कौन सा आता है? वहाँ क्या बनता है? ऊन। कैसा ऊन? पश्मीना। पश्मीना। पश्मीना ऊन क्या भाई, खास बात क्या है इसकी? मतलब सर पश्मीना भेड़ से प्राप्त किया जाता है, बहुत ही मतलब महंगा होता है, शॉल बनता है उससे। उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। मान लिया हमने। और बताइए। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लद्दाख के क्षेत्र में बकरावल प्रजाति के कुछ जनजातियां रहती हैं और ये बकरी पालती हैं, भेड़ नहीं बकरी। बकरी पश्मीना है। पश्मीना बकरी से मिलने वाला होता है। तो पहला चीज तो आपको यही याद रखना कि पश्मीना जो ऊन होता है किसका होता है? बकरी का। पहला बात। दूसरी बात है ये हस्तशिल्प से तैयार करने वाला ऊन है और इसको करने वाला ऊन प्रयास है। इसका सबसे खास बात है कि ये हाथ से बनाया जाता है और इसकी बुनाई और कढ़ाई भी जो होती है वो हाथ से ही होती है, और वास्तविकता है जैसा इन्होंने कहा कि महंगा है, तो ये बहुत ही महंगा है। महंगा नहीं, बहुत महंगा है। इतना महंगा है कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आज पश्मीना साल अगर आप लेने चले जाइए तो मिनिमम से मिनिमम जो पश्मीना साल होगा वो 50,000 का होगा स्टार्टिंग प्राइस। बाकी तो ठीक ठाक अगर आप लोगों तो 1.5 से 2 लाख रुपए का। लेकिन गरम की बात करता है, अच्छा भी लगता है। बेटा गरम तो करेंगे मतलब जैसे अच्छा रहता है उसका पानी। हाँ, अब आपके पास 1 लाख रुपए का एक साल खरीदने की मतलब आम आदमी के पास होना चाहिए। तो अच्छा, दुनिया में सबसे अच्छे किस्म का ऊन किसका होता है? दुनिया में सबसे अच्छा ऊन किसका माना जाता है? किसका होता है? ये कौन सा ऊन होता है? भेड़ का। पेड़ का? नहीं सर, भेड़ का? नहीं, बकरी का? दुनिया में जो सबसे अच्छा ऊन है वो है अंगोला। देखिए ऐसा नहीं मैं केवल अपनी जानकारी बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चन जो कि आपसे आए हुए हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन किसका होता है? अंगोला। और ये एक प्रकार के खरगोश का। यस सर, रैबिट सर। तो सॉफ्ट और वार्मर दोनों में नंबर 1 का है वो, कि अच्छा साफ मुलायम भी है, और उसका साल अगर आप आज के डेट में मुझे सब लगता है कि लेने जाओगे ठीक ठाक अगर होगा तो 6 से 7 लाख की स्टार्टिंग होगी। कितने खरगोश मारोगे तो भाई एक साल तैयार होगा। अब हालांकि मार करके नहीं खरगोश निकाला जाता है, उसके बाल को काट करके निकाला जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक टिपिकल है। अंगोला विश्व में और भारत में सबसे अच्छा पश्मीना। हालांकि अपने मोहल्ले में आते हैं घूमने, पश्मीना साल ले लो, पश्मीना साल ले लो, वो तो लगता है 100-150 पश्मीना साल पीछे पड़े होते हैं। उनको खुद ही पश्मीना नहीं पता पश्मीना क्या होता है, लेकिन वास्तविकता यही है। पश्मीना सुना है गिनी चुनी ब्रांडेड दुकानों में मिलेगा। हालांकि सरकार पिछले 7-8 साल से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में पश्मीना साल के उत्पादन को बढ़ाने पर निरंतर प्रयास कर रही है, और वहाँ पर उसको लोकल इंडस्ट्रीज का दर्जा देकर के इसको बढ़ाया है और उसको जीआई टैग भी दिया है। कई सारे सुधार भी किए गए इसमें भाजपा सरकार आने के बाद। चलिए और ये खरगोश वाला अंगोला यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, कहाँ पे होता है? ये इंडोनेशिया, सिंगापुर इधर के रीजन में। मुझे बहुत पहले याद है, आज के 10-12 साल पहले प्रियंका चोपड़ा जी एक बार लेके आई थी 2.5 लाख रुपए का, 12-15 साल पहले।
तो अखबार में छपा था तो हमने भी पढ़ दिया था, हम कोई प्रियंका चोपड़ा से मिलने नहीं गए थे। हमने भी अखबार में पढ़ा था कि यार अंगोला उनका हालांकि बाद में वो जो है जब वो वन्य जीव बचाओ अभियान से जुड़ गई थी पेटा, तो फिर बाद में इन सब चीज़ों को त्याग कर दिया था उन्होंने, ये भी खबर थी, तभी ये चर्चा में आया था कि वन्य जीवों को मतलब जीवों पर बचाव के पेटा वाला चलता अभियान ना, बाद में वो पेटा से जुड़ी थी तो उसको छोड़ दिया था। देखिए है क्या, आप लोग सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हो, आज आप ठीक अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हो या कल को आप शुरू करोगे, लेकिन आपका बुनियाद मजबूत होना चाहिए। आपकी फाउंडेशन अगर एक बार मजबूत अगर आपने कर लिया तो बेहतर कर लोगे आप। और वो क्या रहा मैं भी देख रहा हूं कि अभी आप लोग बुनियाद नहीं मजबूत कर पा रहे हो, स्ट्रक्चर अपना नहीं खड़ा कर पा रहे हो कि हमें कैसे करना, हमें क्या करना है, डेडिकेशन, हम बेसिक कैसे करें, हम मीडियम कैसे करें, फिर हम एडवांस कैसे करें, हर एक का एक थोड़ा लेवल है, उसको थोड़ा सा अच्छे से करें तब आप स्टैंड कर जाएंगे। चलिए आगे लिखते हैं। तो एक पहला आपका क्या मिलेगा, आपको जो है पश्मीना शॉल, और कहाँ पर स्थित आपका ये लद्दाख और जम्मू, तैस करके लिखते भी रहेगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। लुधियाना, लुधियाना जो शहर है आपका वो किस किस उद्योग के लिए ज्यादा चर्चित है? लुधियाना शहर वूलन इंडस्ट्री के लिए चर्चित है। स्वेटर साल सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कहाँ बनते हैं? लुधियाना में। दूसरे नंबर पर यहां पर है आपका होजरी इंडस्ट्री, लुधियाना में। हाँ। तीसरे नंबर पर है यहां पर दूसरे नंबर पर है होजरी, और तीसरे नंबर पर यहां पर चर्चित है साइकिल। तीसरे नंबर पर क्या है? साइकिल। तीनों इंडस्ट्री के लिए अच्छा सा माना जाता है ये आपका लुधियाना। फिर लिखिएगा पानीपत। पानीपत लिखिए, अभी भूल गए। अभी हम लुधियाना की बात की तो लुधियाना पंजाब में है। पंजाब में और भी है भाई, ऐसा नहीं कि पंजाब में केवल इतना है। पंजाब में और कौन सा है? एक तो लुधियाना हो गया, अमृतसर। हाँ, अमृतसर भी लिख सकते हैं आप, अमृतसर। लेकिन अमृतसर धार्मिक के रूप में ज्यादा है, औद्योगिक रूप में कम है। दूसरा वहां पर शहर सबसे चर्चित है जालंधर, नोट करिएगा जालंधर। यहां पर कास्ट आयरन, कास्ट आयरन जो आपके यहाँ पंपिंग सेट और ये सब आते हैं ना, इनकी जो बॉडी बनी होती है वो एक सामान्य लोहे की होती है, वो मजबूत उतना लोहा नहीं होता है, कास्ट आयरन होता है। तो कास्ट आयरन का सबसे ज्यादा काम ज्यादा कहाँ पर है? जालंधर। तीसरा लिखिएगा नांगल। नांगल ये कई बार आ चुका है कि नांगल किस उद्योग के लिए चर्चित है। तो नांगल जो आपका है ये उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। एक यहीं पर शहर है मोहाली, मोहाली। ये पंजाब का सबसे बड़ा आईटी सिटी है। इसके लिए है आईटी सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, यानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और होशियारपुर,
एक शहर है होशियारपुर पंजाब का। होशियारपुर, ये भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्रीज जैसे ट्रैक्टर, अब लिख लीजिएगा। हरियाणा में जैसे आपका है तो पानीपत की बात किया था मैंने, पानीपत टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग। पानीपत में आप अगर चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो चर्चित वहां पर है कर्टेन, मतलब पर्दे, पर्दों का बहुत बड़ा काम है। पानीपत में पर्दों का सबसे ज्यादा काम होता पूरे भारत में, डिजाइनर कर्टेन का काम, ठीक है ना। तो टेक्सटाइल में वहां पर लिखना है आपको टेक्सटाइल, लेकिन सबसे प्राइम काम वहां पर क्या है, अगला लिखिएगा उर्वरक। दूसरा वहां पर एक उर्वरक फैक्ट्री भी है। फिर लिखिएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम ये कहाँ है, हरियाणा। हरियाणा में ही गुरुग्राम है। यहां पर क्या बनता है, क्या क्या खास बात है। सबसे पहले तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख लीजिएगा, आईटी। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑटोमोबाइल्स, मारुति की फैक्ट्री यहीं पर तो है ना, इसी के पास में ऑटोमोबाइल्स। रेलवेज, रेलवे का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। फिर लिखिएगा पिंजौर। पिंजौर, पिंजौर लिख दें। पिंजौर, पिंजौर जो आपका है यहाँ पर, ये मशीनरी टूल्स, अब इसके अलावा फिर आ जाइए राजस्थान। तो राजस्थान के भी कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको ले लीजिए। सबसे पहले तो बात करिए कोटा की। राजस्थान का जो सबसे चर्चित है वो क्या है, कोटा। कोटा में क्या बनता भाई, उर्वरक, फर्टिलाइजर यानी कपड़ा, वस्त्र उद्योग और इससे जो कहते हैं लघु इंजीनियरिंग, ये लघु इंजीनियरिंग, स्मॉल। इसमें आपका ऐसे पंपिंग सेट है और सब चीजें हैं, कोटा से आती हैं। अजमेर, अजमेर किसके लिए चर्चित है, मार्बल एंड ग्रेनाइट। देखिए किसी जमाने में जो मार्बल के लिए सबसे चर्चित खदान हुआ करती थी, सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल कहाँ का होता है, सबसे पहले बात करिए मार्बल का कोई बड़ा स्ट्रक्चर आपने बिल्डिंग देखा है? भारत में मार्बल से बना हुआ सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? ताजमहल। ताजमहल का जो मार्बल है वो कहाँ से आया? राजस्थान। राजस्थान तो हम भी जानते भाई, राजस्थान में जगह बताना। जैसलमेर, राजस्थान में उसे कहते हैं मकराना।
चर्चित याद रखिएगा। मकराना का मार्बल सबसे बेस्ट क्वालिटी। मार्बल आप लोग समझते होंगे कि सबसे अच्छा वो होता होगा जिसमें जितनी डिजाइन हो, उससे प्रिंटिंग छपा होता रहता है, बन जाता है ना, धब्बे धब्बे होते हैं, वो धब्बों से डिजाइन बन जाती है। लेकिन जितने धब्बे होंगे उतना अच्छा मार्बल नहीं माना जाएगा। जितना प्योर व्हाइट होगा, जितना प्योर कैल्सीफाइड होगा, उतना ही अच्छा मार्बल माना जाता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का मार्बल जो यहाँ पाया गया वो मकराना से पाया गया। तो मकराना के मार्बल से ही ताजमहल बना हुआ है। मकराना के सफेद मार्बल से क्या कहते हैं, जयपुर में, अरे सॉरी, राजस्थान में एक जगह है आपका अबुज, वो माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है। और एक इसी मार्बल से आपका औरंगाबाद में छोटा ताजमहल बना हुआ है। उसका उसे क्या कहते हैं, बीबी का मकबरा। किसने बनवाया था? औरंगजेब। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं। रबिया और दुर्रानी का मकबरा है, इसे बीबी का मकबरा कहते हैं। तो ये बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जो मार्बल से बने। तो एक वो समय था जब मकराना से मार्बल आता था। आज का समय है कि हिंदुस्तान में जो मार्बल की सबसे बड़ी मंडी हो किशनगढ़ है। और किशनगढ़ कहाँ है? इसी से आता है किशनगढ़। और किशनगढ़ की किसी जमाने में पेंटिंग बहुत चर्चित थी। किशनगढ़ की पेंटिंग दुनिया में जो एक सबसे चर्चित पेंटिंग है वो मोनालिसा की मानी जाती है। और भारत की मोनालिसा की पेंटिंग यहीं की है किशनगढ़ से। ठीक है ना, भारत की मोनालिसा वो आप पढ़ें। तो किशनगढ़ जो चर्चित है आपके किसके लिए? ग्रेनाइट और मार्बल, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। और वो किस जिले में है? अजमेर। तो अजमेर का क्या माना जाएगा? मार्बल और ग्रेनाइट। सबसे ज्यादा उसमें मार्बल ही है। अगला लिखिएगा धौलपुर। धौलपुर, हाँ धौलपुर लिख दे क्या चलिए? धौलपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। और धौलपुर किसके उत्पादन के लिए चर्चित है? ग्लास यानी शीशा। शीशा, ग्लास। अच्छा ये बताइए, ग्लास शीशा जो होता है, शीशा का अयस्क क्या होता है? और क्या है इसका? किससे बनता है शीशा? सिलिकॉन से शीशा, सिलिकॉन से वो आजकल जो चिप बनते हैं ये बनाओ, सिलिकॉन से चिप बनते हैं। शीशा का अयस्क है गैलेना। क्या अयस्क है? यूपीपीसीएस में कई बार कहीं डैश करके लिखते रहा करिए, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। शीशे का अयस्क गैलेना। टोंक, टोंक भी एक जिला है यहाँ का राजस्थान का। शीशा। और याद रखिएगा शीशा, जस्ता और चांदी, ये तीनों अयस्क मैक्सिमम एक साथ पाए जाते हैं। शीशा, जस्ता और चांदी, ये तीनों अयस्क लगभग एक साथ पाए जाते हैं। और जस्ता और चांदी का भारत का जो सबसे बड़ा खदान है, माइन है, वो कौन सा है? जहां से जस्ता और चांदी, चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट होता है। राजस्थान में तो उदयपुर जिले का एक खदान है जावर। तो जस्ता और चांदी जो आपका है सबसे ज्यादा जो होता है वो जो राजस्थान से होता है। राजस्थान में कहाँ पर? उदयपुर में। और उदयपुर का खदान का नाम क्या है? वो जावर। उत्तर प्रदेश में शीशा कहाँ पैदा होता है, कहाँ बनाया जाता है? फिरोजाबाद। वहाँ कांच की चूड़ियाँ बनती हैं। शीशा, कांच पहले बनेगा तब तो चूड़ी बनेगा ना। हमने बात किया कांच कहाँ बनता है।
उत्तर प्रदेश में कांच सबसे ज्यादा जो बनता है वो है आपका इलाहाबाद और कौशाम्बी, वहाँ का बालू से बनता है यहाँ पर। ठीक है ना? तो टोंक में क्या लिखा आपने बताइए भाई? लेदर, चमड़ा उद्योग। अब लिखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना। पन्ना से क्या मिलता है? हीरा, डायमंड। पीथमपुरा, पन्ना के बाद पीथमपुरा। ऑटोमोबाइल, हाँ ऑटोमोबाइल। कॉटन यानी कि सूती वस्त्र, सूती धागा कह सकते हो, बाकी वस्त्र नहीं। कॉटन यार्न यहाँ बनता है कॉटन। ग्वालियर, ग्वालियर का चर्चित है सेल का स्टील प्लांट। सेल का स्टील प्लांट। सेल आप लोग जान रहे हैं ना, बता दिया मैंने कई बार, बताइए भाई। सेल बताइए जरा, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ, सेल का मतलब बन रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, सेल। तो सेल का एक प्लांट है यहाँ पर। कहाँ पर है? ग्वालियर में। वस्त्र उद्योग का है, टेक्सटाइल का यहाँ पर। और खाने का तेल, एडाइबल ऑयल। इंडिया का एडाइबल ऑयल का बहुत बड़ा मार्केट है ग्वालियर। सरसों का तेल उसमें सबसे ज्यादा, रिफाइंड और तो बाकी सब चीजें है। एडाइबल ऑयल के लिए ग्वालियर बहुत बड़ा चर्चित क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का एक दूसरा क्षेत्र क्या हो गया आपका? ये ग्वालियर। फिर लिखेंगे आप इंदौर। इंदौर जो आपका शहर वो किसके लिए चर्चित है भाई? ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स, मेटल्स हाँ, धातु, ये सारे धातु जो यहाँ पर है। और एक आप लिख सकते हो केमिकल इंडस्ट्री। अब लिखिए गुजरात। गुजरात राज्य में कौन कौन से औद्योगिक केंद्र चर्चित हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। गुजरात। गुजरात में अगर आप देखिए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आजकल बहुत हो रहा है। जैसे आपका यहाँ पर है जामनगर, ये है जामनगर। ये क्वेश्चन आता है कि जामनगर किस खाड़ी में स्थित है? कौन सी खाड़ी है यहाँ? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी पर्सिया में ईरान के बीच है। खंभात की खाड़ी। हाँ, खंभात की खाड़ी यहाँ पर है ये, और जामनगर है यहाँ पर, रन ऑफ कच्छ में। ऐसे बिल्कुल याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। मैप वर्क इसका मतलब बनता है आप लोग का भी बिल्कुल वीक है। नक्शा फरडे देखिए, अपना नहीं, किताब में छपा हुआ। ये लोग अपने ज्यादा देखते, सोचते सर ने कहा था नक्शा रोज देखो। आपका नक्शा तो ईश्वर ने बना के ही दिया है, वो वैसे ही रहेगा, परिवर्तन चाहे जितना कर लीजिए। इस नक्शे को देख लेंगे तो शायद आपका एक और जलवा कायम हो जाएगा। ठीक है ना? तो खंभात क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जामनगर किस खाड़ी में है, और लोग इसको तुरंत खंभात की खाड़ी लगा दिया, तुरंत अरब सागर लगा दिया। रन ऑफ कच्छ में है तो जामनगर। ठीक है ना? जामनगर किस लिए चर्चित है? रिफाइनरी।
चलिए भाई, तो जामनगर रिफाइनरी है, ये रिलायंस की इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इंडिया की रिलायंस की ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है। दुनिया की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो कौन सी है? रिलायंस। और रिलायंस जो रिफाइनरी है वो जामनगर में लगी। अभी माननीय मुकेश अंबानी जी को जो एक बेटे हैं, उन्होंने यहाँ पर एक और चीज विकसित किया है, उसके लिए बड़ा चर्चित हुआ था। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर गए थे वन्य जीवों का संरक्षण के लिए। वनतारा, वो भी आपका यहीं पर है। तो अभी तक तो पेट्रोल रिफाइनरी के लिए जाना जाता था, जब गया केमिकल इंडस्ट्री दूसरे नंबर पर यहाँ पर चर्चित है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, हाँ पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर लिखिए अच्छा, एक क्वेश्चन जरा हम इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, आप बताइएगा। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के बताइए भाई, अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है? दिल्ली से गुजरात। दिल्ली से गुजरात, बाउंड्री लाइन। गुजरात में कौन सी जगह है जहाँ पर ये है? गुजरात में जहाँ तक पर्वत है वो कहाँ, क्या जगह है? यहाँ ये गुजरात का जगह है पालनपुर। कौन सी जगह है? पालनपुर। ये बात याद रखिए। अगला शहर लिखिए पालनपुर। पालनपुर जो आपका गुजरात का है, ये मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए चर्चित है। मेडिसिन दवाइयों का होता है। उत्तर भारत में अगर आप बात करते हो तो मेडिसिन इंडस्ट्री एक जगह है आपका सोलन। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे तो उस राज्य को दिखाएंगे, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा आपका मेडिसिन के लिए चर्चित है आपका पालनपुर। तीसरे नंबर पर चर्चित है आपका मेडिसिन के लिए रुद्रपुर, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हरिद्वार। और फिर बहुत अच्छा सा सेंटर आपका जो है वो है आपका सिक्किम के गैंगटक में दवाइयों का। और फिर साउथ इंडिया। तो ये बड़ा कई सारे शहर हैं। तो पालनपुर किसके लिए चर्चित है? दवाई। अगला लिखिएगा, ठीक है ना। गांधीनगर या गांधीधाम, गांधीनगर गांधीधाम दोनों वही बात है। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वस्त्र उद्योग। ठीक है। और कुछ जो खास है उनको जरा लिख लीजिएगा। भावनगर, भावनगर एक जामनगर है, दूसरा भावनगर है। ये भी गुजरात में है। हाँ, सब गुजरात, अभी गुजरात की ही बात करें। भावनगर, भावनगर कहाँ पर? देखिए खंभात की खाड़ी में नीचे, वो यहाँ पर होगा। ये भावनगर है। अभी कुछ दिन पहले भरूच से लेकर भावनगर तक एक वो बनाया गया है रेल ब्रिज। पहले यहाँ से जाना होगा तो ऐसे जाना होगा, अभी सीधे यहाँ से आ जाएंगे। तो भावनगर, भावनगर का जो चर्चित आपका है किस कौन सा उद्योग है भाई? शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण।
जहाज निर्माण। अगला लिखिए वापी, वापी VAPI वापी, यहां कागज उद्योग चर्चित है। मेहसाना डेयरी उद्योग। अब लिखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सोलन, किसके लिए हो गया? मेडिसिन, दवाइयाँ, मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरे नंबर पर लिखिए बद्दी, बद्दी, बद्दी भी हमारी जगह है, बद्दी। हाँ, यहाँ पर भी दवाइयाँ हैं। ठीक है ना? अब लिखिएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड में रुद्रपुर सबसे पहले। यहां पर भी आप लिखेंगे फार्मास्यूटिकल्स। एक तो फार्मास्यूटिकल, दूसरा ऑटोमोबाइल्स। और हरिद्वार, हरिद्वार, हरिद्वार में भी फार्मास्यूटिकल्स लिखेंगे। और हरिद्वार में दूसरा लिखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश के प्रमुख। उत्तर प्रदेश यूपी राज्य का नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर हम चर्चित बात करें तो सबसे पहला बात करेंगे, एक किनारे से चलते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश थोड़ा ज़्यादा बात करनी है। सहारनपुर, कौन सा उद्योग है? दो कार्य ज़्यादा होते हैं सहारनपुर, एक कागज का उद्योग और दूसरा लकड़ी, लकड़ी नक्काशी। वैसे लकड़ी की नक्काशी का जो सबसे चर्चित प्लेस है भारत का, उत्तर प्रदेश का, उसे कहते हैं नजीबाबाद। नजीबाबाद जो बिजनौर में है, लेकिन सहारनपुर में है। तो सहारनपुर में दो हो गया, दूसरा लिखिए बिजनौर, यहाँ पर भी लकड़ी नक्काशी। फिर लिखिए मुरादाबाद, यहाँ क्या है? मुरादाबाद। मुरादाबाद का कौन सा उद्योग चर्चित है भाई? पीतल के बर्तन और सजावटी सामान, पीतल के बर्तन और सजावटी सामान। फिर लिखिए अलीगढ़, अलीगढ़ का क्या चर्चित है? ताला। रामपुर, चाकू, रामपुरी। रामपुर कहानी से नहीं समझ में आएगा, रामपुरी कहानी समझ में आ जाता है। मथुरा, मथुरा का क्या चर्चित है भाई? पीतल की मूर्तियां। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। पीतल के बर्तन और पीतल के सजावटी सामान आप अगर बात करोगे तो फिर उसके लिए अलीगढ़, लेकिन पीतल की मूर्तियों की बात करोगे तो आप उसके लिए बात, ऐसा नहीं, मुरादाबाद। और पीतल
जाएगा। और ठीक आगे लिखिएगा। बरेली जरी जरदोजी, लखनऊ चिकन कपड़ा और जरी जरदोजी दोनों। बरेली में जरी जरदोजी, जो ये गर्ल से कपड़े आते हैं जो झील में लोग सब लगे होते हैं, वो जरदोजी का काम बताते हैं, जरी का काम बताते हैं ना, जरी जरदोजी। लखनऊ में चिकनकारी और जरी जरदोजी दोनों। कानपुर और लखनऊ में एक और लग दीजिएगा HAL भी लखनऊ में है। और अब तो लखनऊ जो है ऑटोमोबाइल्स भी आप लिख सकते हो पूरी तरह से, क्योंकि तो लखनऊ में कई फैक्ट्री हो गई है। टाटा की हो गई, टाटा की एक फैक्ट्री है ना लखनऊ में ऑलरेडी है। और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो लखनऊ में फैक्ट्री लग रही, जल्दी उसको शुरू होने वाला है। स्कूटर इंडिया भी कभी किसी जमाने में लखनऊ में था। तो ऑटोमोबाइल्स, अगर आगे क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश का ऑटोमोबाइल सेंटर कहाँ पर है, तो फिर वो लखनऊ, ठीक है ना। चलिए आगे लिखिएगा। कानपुर, कानपुर में क्या लिखा आपने? लेदर, चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग तो कानपुर का सबसे ज्यादा उद्योग अपना चमड़ा उद्योग हो गया। दूसरा इंजीनियरिंग, और तीसरा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र था किसी जमाने में, अब है नहीं, लेकिन लिखा जाएगा क्योंकि इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो इसलिए आपको भी लिखा तो यही जाता है। हालांकि अब ये ना क्वेश्चन आएगा ना आपको ध्यान देना। दूसरी ओर आपने लिखी इसमें जो है वाराणसी, वाराणसी बनारस का क्या चर्चित है भाई? बनारसी साड़ी, बनारसी सिल्क। और कुछ चर्चित है बनारस का? पान। और कुछ? इसके अलावा और कुछ बताइए भाई। बनारस का एक आम चर्चित कौन सा? उस प्रजाति का नाम बता दीजिए, क्योंकि बीसीएस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा? दशहरी लखनऊ का। लखनऊ को मतलब बदनाम मत करिए, उसका हक मत छीनिए किसी के। बनारसी लंगड़ा, कई बार आपसे पूछा था लंगड़ा आम कहाँ का चर्चित है, तो बनारस का। ये उसको जीआई टैग भी है, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा बनारस का, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बनारस में। राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, अभी जब आप चाहे ज्योग्राफी पढ़े नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा तो एक साथ पूरा पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे नाम आ गया तो मैं बताते रहूँ। ये सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बनारस। ये हम नहीं, आपका नाम क्या बताया था आपने? वो तो भूल जाते, फिर से बता लीजिए। क्या क्या नाम बताया? आराध्या। अब आपने माँ बाप ने आराध्या नाम क्यों रखा? नाम में कुछ नहीं है, जिसको जो समझ में आया वो लगता है। भाई आम वहाँ पर लगड़ा, मलदहा, रटाउल, आम्रपाली। आम्रपाली आम का विकास बस्ती में ही आपने हुआ है, बस्ती केंद्र का विकास का दिन है ये। तो नाम तो कुछ भी रखा है। अब आजकल हमारे लखनऊ के एक हैं साहब, आम के बहुत अच्छे
शोधकर्ता है कलीम साहब, पद्मश्री भी उन्हें मिला हुआ है। तो उन्होंने कई सारे नाम डेवलप किया है, सचिन, ऐश्वर्या, मतलब उन्होंने नाम ढूंढा है। तो अब नाम ढूंढ लिया जाता है, ऐसे रख दिया जाता है बस, खाली इसमें कुछ रखा नहीं है। जैसे एक आम की प्रजाति है सीडलेस आम, कौन सा? बीज रहित प्रजाति, इसमें गुठली नहीं होती। सिंधु घोष और केशव भोग, दो आम की प्रजातियां बीज रहित। चलिए ये सब पढ़िएगा जो। चलिए आगे, तो बनारस हो गया। भदोही कालीन के लिए चर्चित। गोरखपुर टेराकोटा गोरखपुर। अब दो चार खास के लिखवाएंगे। आ जाइए बिहार। बिहार में सबसे पहले आप लिखिए मुंगेर। हाँ, मुंगेर का सबसे ज्यादा चर्चित है सिल्क। जैसे हमारे यहाँ अगर बात करें तो मुंगेर का एक ही चीज चर्चित था, वो था देसी कट्टा। घर फैक्ट्री है। आज भी अगर आप चले जाओगे उधर मुंगेर में, लोकल एरिया में आपको घर फैक्ट्री मिल जाएगी। और वो नॉर्मल कट्टा नहीं, 0.5 mm राइफल पिस्टल बना के दे देंगे। उतना सटीक वहां का नहीं लगे जितना उसका लग जाएगा। बहुत चर्चित है मुंगेर आपका, लेकिन वो इंडस्ट्री बंद है। धीरे धीरे क्राइम अपराध के मामले में बिहार बहुत दूर होता चला जा रहा है और बिहार में बदलाव का प्रयास जारी है आपका। तो मुंगेर में क्या है आपका? सिल्क यहाँ का सबसे चर्चित मुंगेरी सिल्क, भागलपुरी सिल्क, बहुत प्राचीन आपका चर्चित क्षेत्र आपका रहा है। दूसरा यहाँ पर है सिगरेट। गया जानते हैं ना, किस लिए चर्चित है गया? तीर्थ स्थल है। किसका? भगवान विष्णु का। नहीं सर, शंकराचार्य ने बनवाया था। भगवान शंकर का तीर्थ स्थल है। भगवान शंकर का सोना चांदी का बनवाया। शंकराचार्य देखिए, गया जो आपका चर्चित है, दो चीजों के लिए ध्यान दीजिएगा। एक, विष्णु का अवतार जो गयासुर को मारने के लिए हुआ था, इसलिए यहाँ पर चर्चित है विष्णु पदा मंदिर, जो आपका मोक्ष देने का सबसे गया में पिंडदान का होता है। उस मंदिर को कहते हैं विष्णु पदा मंदिर। और दूसरा यहीं पर कहते हैं बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, यहाँ शुगर इंडस्ट्री, हम धर्म नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पर क्या है? शुगर। लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए सारी चीज। भगवान विष्णु का एकमात्र विष्णु पदा मंदिर है। बरौनी किसके लिए है भाई? ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधन। बरौनी बहुत पहले का तेल शोधन केंद्र है, ऑयल रिफाइनिंग का सेंटर। अब देखिए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, वर्धमान पश्चिम बंगाल का सबसे पहला जिला लिखिएगा वर्धमान।
यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण, आसनसोल लोकोमोटिव्स, हाँ फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण वर्धमान में, खाद्य प्रसंस्करण लिख दें क्या? फिर आसनसोल लोकोमोटिव्स, दुर्गापुर, दुर्गापुर क्या है भाई? लौह इस्पात केंद्र। लौह इस्पात केंद्र। अगला लिखिए बहरामपुर, बहरामपुर सिल्क की साड़ियां यहाँ की जाती हैं। यहाँ को कहा जाता है कि ये वन रिंग सिल्क होती है, पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकालती है, फाइन सिल्क। हालांकि जो मुंगेर की सिल्क है वो भी यही सिल्क है। मुंगेर और ये जो आपका बगल का जिला है, मुंगेर के बगल में है भाई भागलपुर, तो मुंगेर और भागलपुर का हमारे यहाँ भी कुछ सामान बहुत ज़्यादा चर्चित आता है। गांव के लोग बना सकते हैं उसे, शहर के लोग नहीं। भागलपुरी चद्दर, एक पीला रंग का चद्दर हम लोग गर्मियों में जो ओढ़ते हैं, कहते हैं उसको भागलपुरी चद्दर है, वो वहीं से आता है सर, तो भागलपुरी चद्दर। हालांकि अब तो वो खलीलाबाद में बनने लगा है ज़्यादातर, उधर से लाना नहीं पड़ता है। तो ये क्या आपने लिखा? बहरामपुर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या भाई? सिल्क की साड़ियाँ, ठीक है ना। अगला लिखिए रिसरा, रिसरा, ये देखिए लिख रहा हूँ रिसरा, जूट उद्योग के लिए सबसे चर्चित स्थान है ये, जूट उद्योग। थोड़ा तेजी से लिखिएगा ताकि जल्दी इसको कवर करें। अब हाँ, अब लिखिए जो है झारखंड, झारखंड, बोकारो स्टील प्लांट, झरिया कोयले की खदान, जमशेदपुर लौह इस्पात, सिंदरी, ये कई बार आपसे आता है क्वेश्चन, सिंदरी उर्वरक कारखाना। सिंदरी में क्या है? उर्वरक कारखाना। अब लिखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे पहले लिखिए पुणे, 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 पुणे में क्या है? ऑटोमोबाइल्स, सबसे बड़ा केंद्र आपका पुणे है, ऑटोमोबाइल्स, और फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी है। कोल्हापुर, कोल्हापुर इसके लिए चर्चित है, कोल्हा, पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम नहीं सुनी है? हाँ, कोल्हापुर के नाम से विख्यात है कोल्हापुरी चप्पल। तो लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग, जलगांव, जलगांव,
जलगांव आभूषण, ठीक है ना। नागपुर भारी उद्योग, अब लिखिए उड़ीसा, राउरकेला, लौह इस्पात, पारादीप, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, सिल्क इंडस्ट्री, नेवेली, लिग्नाइट, नेवेली किसके लिए है? लिग्नाइट के लिए। कुदनकुलम, परमाणु ऊर्जा, बस इतना छोड़ दिया, ये आपका हो गया। इंडस्ट्रियल सेंटर्स की बात होगी। तो हमने आज के हिसाब से जो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, हमने उन दोनों पार्ट को लिया और जितना आने की संभावना देख रहा हूँ मैं उतने सारे। एक तो औद्योगिक गलियारों की बात किया और एक आपका औद्योगिक केंद्रों की बात किया, ठीक। तो इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चरल और सर्विस सेक्टर में आपका जो आखिरी चैप्टर आते हैं उसको मैं जाकर यहाँ पर। अब सर्विसेज, थोड़ी सी चर्चा इस पर हम बात कर ले रहे हैं। जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, अगर हम उन पर बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर की बात होगी, बीमा क्षेत्र की बात होगी। ये दोनों सिलेबस आपके पास पूरा अलग से लगा हुआ है। बैंकिंग की भी बात पूरी करनी है, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, और बीमा क्षेत्र की बात इसमें आपका एक तो ये निकल जाएगा आपका। परिवहन अलग से अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो परिवहन को आपने ज्योग्राफी में पूरा पढ़ा है, पूरा टॉपिक पढ़ते हैं आप लोग पूरा। सड़क कितने प्रकार के होते हैं, सड़क कौन कौन से होते हैं, इतनी साथ मैंने भी आपको बात किया था। कितने प्रकार के सड़क होते हैं, सड़क कितने प्रकार के हैं भारत में भाई? उस दिन बात तो किया है सर, दिन में 3 कितने प्रकार के सड़क की बात होती है भारत में? 5 राष्ट्रीय राजमार्ग और हाईवे। देखिए सबसे शुरुआत करें, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सड़क से क्वेश्चन क्योंकि जरूर आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। ज्योग्राफी का बहुत मेजर पार्ट है। इसे आ जाएगा नेशनल हाईवे 34 कहाँ से कहाँ जाती है? नेशनल हाईवे 34। ऐसा नहीं मैं करूँगा एक ही नंबर, बहुत सारे नंबर से नेशनल हाईवे नंबर होते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? गया जवान, बदल गया नंबर उसका। पुरानी किताबें मत पढ़िए, 8-10 साल से नंबर बदल चुका है, 7-8 साल हो चुका है, समझिएगा।
ठीक है, तो आप समझिए कितने प्रकार के बड़े सड़क होते हैं, हम क्यों एक टॉपिक बात करें। सबसे छोटे स्तर पे आ जाइए तो होता है ग्राम सड़क, गांव की सड़क, जो आपका जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना से, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना यानी 1000 से अधिक गांव के निवासियों वालों के, एक ऐसे गांव जहां की आबादी 1000 से अधिक हो, उन सभी गांवों को 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ना, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। दूसरे नंबर पर अगर आप बात करते हो तो ऐसे सभी गांव जहां की आबादी 500 से अधिक हो, तो वो पर्वतीय क्षेत्र हो या SC/ST का क्षेत्र हो, तो ऐसे सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना था, वो भी 12मासी पक्की सड़क, यानी बरसात में बाढ़ में बह न जाए, टूट न जाए, 12मासी पक्की सड़क, तो वो आपका एक था ग्राम सड़क। दूसरे स्तर पे आप आएंगे जिला सड़क, यानी जिला मुख्यालय को कस्बों से जोड़ना, तो जिला सड़क। तीसरे नंबर पर आएंगे राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, जिसको PWD बनाती है। कौन बनाता है? PWD, स्टेट हाईवेज। हालांकि जिला सड़क तो भी PWD ही बनाती है जनरली। और अगर ग्राम सड़क की बात करते हैं तो ग्रामीण अभियांत्रिकी, ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है। तीसरे नंबर पर आता है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, और कुछ खास नेशनल हाईवे के नंबर्स आप तैयार करना, इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे। इससे क्वेश्चन आ जाए, पूर्वी तट के सहारे कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड की जगह आज कौन सा नेशनल हाईवे है? क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो कुछ नेशनल हाईवे जाते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट आपका है, पढ़ा भी हो, पढ़िए, अभी नहीं पढ़ा हो तो पढ़ाया जाएगा आपको। फिर आप देखिए, इसके बाद आता है एक्सप्रेस वे। मैंने आपको अभी बताया कि भाई एक्सप्रेस वे वो होते हैं कि जो एक शहर के छोर से शुरू होता है और दूसरे शहर के छोर में खत्म हो जाता है, कभी किसी शहर के बीच में नहीं जाएगा, तो वो होता है एक्सप्रेस वे, शहर के बीच से नहीं गुजरेगा। फिर होता है एलिवेटेड वे। क्या होता है? एलिवेटेड वे, यानी केवल पिलर पे पूरा पूरा रोड होगा। दिल्ली मेरठ एलिवेटेड वे, 27 किलोमीटर का लंबा सड़क, एक बार चढ़ जाइए सीधे 27 किलोमीटर बाद ही उतरोगे। ऐसे कानपुर, लखनऊ कानपुर एलिवेटेड वे अभी बन रहा है, चल रहा काम उस पर, अभी भी कुछ दूरी तक शुरू हो चुका, कुछ दूरी तक बचा हुआ है। ऐसे कानपुर शहर का था, लगभग 15-12 किलोमीटर का लंबा था, रामा देवी से शुरू हुई है, ऊपर जा बर्रा पार करके सीधे वापस बाद जाके निकलोगे तभी आपको उतर पाता है। बीच में एक जगह उतारते थे बर्रा पे शायद। तो ऐसे का इसको कहते हैं एलिवेटेड वे, जो ऊपर ऊपर बना हुआ है। फिर होता है आपका उत्तरी दक्षिणी गलियारा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक था। फिर इसी तरीके से है पूर्वी पश्चिमी गलियारा, सिलचर से लेकर पोरबंदर तक। फिर ऐसे आपका है सागरमाला परियोजना, फिर आपका है भारतमाला परियोजना, ये सब सड़क निर्माण से ही संबंधित है, सड़कें हैं। फिर आपका है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार सड़कें, BRO, जो पर्वतीय क्षेत्रों में BRO तैयार करती है। कई प्रकार की सड़कों की बात आपको बाकी और कुछ। अब नेक्स्ट क्लास जो आपकी शुरू करनी है वो अलग टॉपिक शुरू करनी है, पब्लिक फाइनेंस, यानी बजट से संबंधित चर्चाएं करेंगे। सर, जो मेट्रो दिल्ली में रहते हैं वो यही रहते हैं क्या? मेट्रो दिल्ली में मतलब जो मेट्रो चलते हैं वो यही रहते हैं क्या? जो हाँ, ऊपर से चलते हैं, ऊपर से भी चलते हैं, अंडरग्राउंड भी चलते हैं, बराबर समय पर चलती है, तीनों आपको मेट्रो चलते हैं। कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड मेट्रो, कुछ जगहों पर एलिवेटेड मेट्रो है, और कुछ लेवल पे है। हाँ, मेट्रो एक ही साथ है विदिन द सिटी। ये दिल्ली का मेट्रो तो केवल दिल्ली में, दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक चल रहा है। अब उसकी पूरा चाहे आप एक शहर बने चाहे पूरा गाजियाबाद में जोड़ दिया, गाजियाबाद में जोड़ दिया, गुड़गांव में जोड़ दिया। मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है, मेट्रो नहीं चलती। सबसे पहले भारत में जो मेट्रो चली थी वो कोलकाता में चली थी, सन 88 से चली है शायद।
अब तो वाटर मेट्रो भी चलने लगी है ना, जी सर। पानी के भीतर से गुजरती मेट्रो। तो भारत का पहला वाटर मेट्रो कोलकाता, जहाँ पानी के भीतर गुजरती। तो ये कई सारे आपके हैं। तो चलिए 2 मिनट आप 3 मिनट ले लीजिए और फिर तुरंत शुरू करते हैं। ये आपका टेबल है। 2 नगर पालिका में पानी